प्यारे बच्चों, आज हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अर्थात डाइट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारी क्लास के शिक्षण बिंदु होंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभाग। तो हम इन 4 शिक्षण बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, अर्थात जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना क्यों की गई, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और निरक्षरता उन्मूलन अर्थात जो 15 से 35 आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, इन 2 लक्ष्य अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और 15 से 35 आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, इन 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। इसी क्रम में अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना योजना 1987 बनाई गई और 1987 से ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। बच्चों, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और अब तक 70 जनपदों में डाइट स्थापित हो चुकी हैं। तो 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन के आधार पर जिले स्तर पर डाइट की स्थापना का सुझाव दिया गया और इसके 2 बेसिक इम्पोर्टेंट उद्देश्य बनाए गए। एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा 15 से 35 आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। अब हम जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के कई उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिनमें से मुख्य कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग देना, इसका सबसे पहला उद्देश्य आया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले हम सार्वभौमिकरण का अर्थ समझ लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात सार्वभौमिकरण को हम 4 बिंदुओं में समझेंगे। यदि ये चारों बिंदु पूरे होते हैं तभी हम मान सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया है, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है 100% सुविधा अर्थात 100% अपॉर्चुनिटी या यूनिवर्सल एक्सेस। 6 से 14 साल के अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा सुलभ कराना। तो यदि 1 से 8 तक के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा सुलभ होती है तो हम उसे यूनिवर्सलाइजेशन के एक बिंदु के अंदर जानेंगे। इसका दूसरा बिंदु होगा 100% नामांकन अर्थात 100% इनरोलमेंट। 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराना। और तीसरा बिंदु सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आता है 100% धारण अर्थात 100% रिटेंशन। 6 से 14 साल के 100% बच्चों को विद्यालय में रोके रखना और उन्हें बीच में विद्यालय छोड़कर ना जाने देना। और चौथा और अंतिम बिंदु है यूनिवर्सलाइजेशन के अंतर्गत 100% सफलता 100% सक्सेस अर्थात 100% 6 से 14 साल के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को उत्तीर्ण कराना। तो यदि ये चारों पॉइंट पूरे होते हैं अर्थात 100% जब अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को दी जाए, 100% इनरोलमेंट हो, 100% रिटेंशन रेट हो और 100% सक्सेस सभी बच्चों को मिले, सभी 100% सफल हों, तभी हम मानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकरण हो गया है। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था, सार्वभौमिकरण में सहयोग देना था। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था सेवारत अर्थात इन सर्विस एवं सेवा पूर्व अर्थात प्री सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना। सेवारत
अर्थात जो टीचर वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना, और जो बच्चे डीएलएड करते हैं अर्थात सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। तो सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तरों का उन्नयन करना, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के जो सभी बच्चे हैं, जो परिषदीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनका लर्निंग लॉस कम करना और उनके अचीवमेंट लेवल को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। इसका अगला उद्देश्य था जनपद में स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना, एक्शन रिसर्च करना। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए और वो जनपद की स्थानीय परिस्थितियों, उनकी भौगोलिक स्थिति अर्थात जो स्थानीय विविधता है उसके आधार पर स्थानीय समस्याओं की पहचान करना, उनका समाधान करना भी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसका पांचवा उद्देश्य था संबंधित इकाइयों को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, अर्थात विद्यालय संकुल, जिला परिषद, बीईओ, डीसी ट्रेनिंग, बीएसए इत्यादि अपनी इन संबंधित इकाइयों को ये सहयोग करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के ये उद्देश्य रहे और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कुछ कार्य करता है। तो अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, जिसमें सबसे पहला हमारा कार्य है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अकादमिक और संसाधन समर्थन अर्थात रिसोर्स सपोर्ट प्रदान करना। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिले पर एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं और ये जमीनी स्तर तक अर्थात ग्रास रूट लेवल पर एकेडमिक और जो हमारी रिसोर्स सपोर्ट है वो प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जनपद में एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में कार्य करती है और जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं उनको ग्राम स्तर तक उतारने की एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करती है। यदि हम उसके कार्यों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 कार्य के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संसाधन समर्थन, प्रसार, मार्गदर्शन, सामग्री विकास, मूल्यांकन तथा उपकरण विकास। इसके अंतर्गत संदर्भ केंद्रों अर्थात रिसोर्स सेंटर एवं अधिगम केंद्र लर्निंग सेंटर के रूप में हमारा डाइट काम करता है और प्रसार सेवाओं अर्थात एक्सटेंशन सर्विस को ये विद्यालयों तक पहुंचाता है। साथ ही यह विद्यालय संकुल और जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के औपचारिक कार्यक्रम व प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का ये मूल्यांकन करता है। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण व आदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण भी हमारी डाइट करती है। जिला संस्थानों एवं विद्यालय संकुलों को शैक्षिक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिले स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का ये निर्माण करता है और जो प्रधानाध्यापक हैं और टीचर हैं उनके लिए ये पुनर्बोधन कार्यक्रम की व्यवस्था भी करता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्रियात्मक शोध करना अर्थात एक्शन रिसर्च करना। एक्शन रिसर्च करना डाइट का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। विद्यालय प्रबंधन तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर प्रधानाध्यापक, अध्यापकों एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अभिकर्मियों के समक्ष अनेक समस्याएं आती रहती हैं, जैसे विद्यालय में नामांकन,
उपस्थिति की समस्या, वर्तनी अशुद्धि की समस्या, गणित की अवधारणाओं को समझने और समझाने की समस्या, शुद्ध उच्चारण की समस्या, विद्यालय में अध्यापकों की कमी आदि समस्या हो सकती हैं। और इन समस्याओं के समाधान हेतु हमें निरंतर प्रयासरत रहना है, अर्थात इन प्रयासों में क्रियात्मक शोध सबसे महत्वपूर्ण है। अतः अध्यापकों में समस्याओं की पहचान एवं उनको अपने स्तर से समाधान के कौशल विकसित करने में क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। तो डाइट क्रियात्मक शोध के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जोर देता है। और क्रियात्मक शोध जो होता है उसका जो लक्ष्य होता है वो शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना होता है, और जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। कहने का मतलब इसमें हम समस्या भी हमारी होती है और हल भी हमारा होता है। यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो जो अनुभूत समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। तो विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए क्रियात्मक शोध एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है, जिसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने शिक्षण की समस्याओं, बच्चों के सीखने की समस्याओं, विद्यालयों की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से उसमें सुधार और परिवर्तन लाते हैं। अतः क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया समस्या पर आधारित होती है और इसके द्वारा समस्या का त्वरित समाधान किया जाता है। अर्थात जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है ये लोकल सेटिंग में की जाती है और ये प्रॉब्लम का इमीडिएट सल्यूशन, तुरंत त्वरित समाधान करने में सहायक होती है। तो डाइट का जो प्रमुख कार्य है, तीसरा प्रमुख कार्य, वो क्रियात्मक शोधों को बढ़ावा देना है। जिला स्तर पर जो विद्यालयों में समस्याएं अनुभूत की जा रही हैं उन पर क्रियात्मक शोध करने हैं। अब हम जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के विभागों की बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में 7 विभाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला विभाग है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। दूसरा विभाग है कार्यानुभव विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तीसरा विभाग है जिला संसाधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। चौथा विभाग है सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय, इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशंस कोऑर्डिनेशन। और पांचवा विभाग है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसका छठा विभाग है शैक्षिक तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और सातवां विभाग है योजना एवं प्रबंधन विभाग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब हम इन विभागों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लें, जिसमें हम सबसे पहले सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग की बात करते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग का काम होता है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन करना, अर्थात एनसीटीई के मानदंड के अनुसार डीएलएड के निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेवा पूर्व कोर्स का संचालन करना। इसके अंतर्गत डीएलएड के स्टूडेंट्स माइक्रो टीचिंग करना सीखते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं, पाठ योजना बनाना सीखते हैं, वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखते हैं, स्काउट गाइड शिविर लगता है, भ्रमण प्रोजेक्ट कार्य और उनका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इन सारे विभिन्न माध्यमों से प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इस तरह से उनके अंदर टीचिंग स्किल्स प्लस पीडागोजिकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। साथ ही उन्हें इस तरह से चीज़ें कराई जाती हैं कि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, अपने बच्चों को समझ सकें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और उनका प्राथमिक शिक्षा के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। शिक्षक प्रशिक्षण विभाग का अन्य कार्य है बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विद्यालयों को मनोवैज्ञानिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना, अपवंचित वर्ग के बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कार्य करना और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध करना। दूसरा विभाग है कार्यानुभव विभाग। इसमें कार्यानुभवों के क्षेत्र को चिन्हित करना,
कार्य अनुभव से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना, कार्य अनुभव से संबंधित सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, जिले के विद्यालयों एवं शिक्षा अधिकारियों को कार्य अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्रियान्वयन में सहयोग देना, प्रांगण की साफ सफाई तथा सौंदर्यीकरण आदि कार्यक्रमों को संचालित करना और कार्य अनुभव शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये सारे जो काम है वो कार्य अनुभव विभाग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विभाग है जिला संसाधन इकाई। इस विभाग के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण कर क्रियान्वयन करना सिखाया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कम लागत की अधिगम सामग्री का निर्माण करना और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। तो जिला संसाधन इकाई विभाग के कामों में ये कार्य आते हैं। जो अगला विभाग है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग। इस विभाग के प्रमुख कार्य होते हैं नवीन पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना, शिक्षण अधिगम सामग्री की पहचान एवं निर्माण करना, शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण के मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों जैसे प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक का निर्माण करना, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण के लिए क्रियात्मक शोध कराना, विभिन्न स्तर की परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण करना और प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। बच्चों अगला विभाग है शैक्षिक तकनीकी विभाग और इस विभाग के काम होते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना, दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना, संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना और विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विषय विशेषज्ञों से सीधा संबंध स्थापित करवाना। विभाग है नियोजन एवं प्रबंध विभाग, जिसके प्रमुख कार्य होते हैं विभिन्न शैक्षिक समांक एकत्रित करना, विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण कार्यक्रम के संबंध में नीतिगत परामर्श देने के लिए अध्ययन संचालित करना। जो अगला विभाग है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। इसके मुख्य कार्य होते हैं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान कर शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना, प्रशिक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, शिक्षकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना और जिले की समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न उपकरणों के समय हेतु बैठकों का आयोजन करना और शिक्षकों का डेटाबेस तैयार करना। बच्चों मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा जाता है। इसे लाइट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षण अधिगम संसाधन, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रिया विधि आधारित अधिगम, आवश्यकता आधारित कार्यक्रम, अध्यापकों के प्रयोग करने की सुविधा, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समावेश, मूल्यांकन की आधुनिक विधाएं, अल्पवयी शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों द्वारा तैयार सामग्रियों का प्रदर्शन, प्रकाशन एवं प्रसार करता है। साथ ही डाइट के संचालन में एकरूपता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नवंबर 1989 में प्रकाशित पिंक बुक गाइड बुक के रूप में स्वीकार की गई है। संपूर्ण भारत में पिंक बुक के आधार पर ही सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन नियोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। डाइट प्राचार्य प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संस्थान के संस्थापन, बजट प्रावधान, आय व्यय, कार्मिक संरचना, कार्य विभाजन, नियंत्रण, समन्वय, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। डाइट जिले में शैक्षिक उन्नयन, सेवारत प्रशिक्षण, अनुसंधान, शैक्षिक मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी निर्देशक आदि कार्यक्रमों को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से सतत संपर्क रखते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करती है तथा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी आदि से संबंध एवं संपर्क रखकर प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन करती है। धन्यवाद।